दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन जो है आगे यहाँ पर पढ़ेंगे और अपन यहाँ पर जैसा कि मैंने पिछली क्लास में अप्रगामी तरंग के आपको जानकारी दे दी थी, अब उस अप्रगामी तरंग के उदाहरण से अपन यहाँ पे चर्चा करना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, टॉपिक डाल लीजिए अप्रगामी तरंग के उदाहरण। तो अप्रगामी तरंग के उदाहरण पे अपन चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो उदाहरण यहाँ पे आता है, देखिए कोशिश यही रहेगी आज ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो इसी क्लास में। तो पहली जो उदाहरण आता है वह है खिंची हुई डोरी में। खिंची हुई डोरी में जो तरंग उत्पन्न होती है, खिंची हुई डोरी में जो तरंग उत्पन्न होती है वह अप्रगामी तरंग होती है। तो देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये पॉइंट है और इससे ये डोरी है और इससे यहाँ पे दूसरे पॉइंट पर जुड़ी हुई है। ये डोरी लगभग यहाँ पे मान लीजिए L लंबाई की एक डोरी है और ये डोरी खींची हुई है। कैसी है? इसको खींच कर बांधा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरंग में जो इस क्या बोलते हैं, इस डोरी में जो तरंग उत्पन्न होगी वह तरंग कौन सी होगी? इसमें क्या उत्पन्न होगी? तरंग। और ये तरंग कौन सी होगी? अप्रगामी। क्लियर? अब देखो यहाँ पर क्या कि जो इस तरंग यहाँ पे जो अप्रगामी तरंग उत्पन्न होगी, उस अप्रगामी तरंग की जो आवृत्ति होगी उसकी बात अपन यहाँ पर करेंगे। देखिए जो बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, केवल वो बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो इस अप्रगामी तरंग की जो आवृत्ति होगी उसे म्यू एन कहेंगे। क्या कहेंगे? म्यू एन बराबर वो यहाँ पर होगी कैपिटल एन वी अपॉन 2L। तो सर ये क्या आ गया, समझ में ही नहीं आ रहा। तो देखो, रुको, आप आराम से पहले चीज़ों को देखो। मैंने कहा कि सीधी रेखा में बांधी हुई या सीधी खिंची हुई डोरी है जिसको दो पॉइंटों पर खींच के बांधा हुआ है और उसमें जो तरंग यहाँ पर उत्पन्न हो रही है वो तरंग अप्रगामी तरंग है। ये डोरी L लंबाई की है। अब इसमें जो तरंग उत्पन्न हो रही है अप्रगामी तरंग, ये अप्रगामी तरंग की जो आवृत्ति है उसे म्यू एन से प्रदर्शित करते हैं और इस अप्रगामी तरंग की जो आवृत्ति होती है वो बराबर होती है NV अपॉन 2L। अब यहाँ पर NV अपॉन 2L क्या है? तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये n क्या है। तो n जो है प्रस्पंदों की संख्या है। क्या है? प्रस्पंदों की संख्या क्या है? n है। और यहाँ पर जो दूसरी चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो है v। v क्या है सर? तो v यहाँ पर वेग है और किसका वेग है? तरंग का। L क्या है? तो L डोरी की लंबाई है, लंबाई। क्लियर? तो ये सूत्र है और इस सूत्र में कौन क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि ये जो यहाँ पर v होता है, ये जो यहाँ पर v होता है वो v बराबर होता है अंडर रूट में t अपॉन म्यू के। किसके? t अपॉन म्यू के। अब सर यहाँ पर t क्या है और म्यू क्या है? तो वो भी देखो। जब यहाँ पर उदाहरण के लिए कोई ये डोरी है और इस डोरी को नीचे कोई m द्रव्यमान से लटकाया गया है, नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा और ऊपर क्या लगेगा? डोरी में तनाव, और ये तनाव इसको संतुलित करके रखेगा। तो T यहाँ पर क्या है? डोरी में तनाव। क्या है? डोरी में तनाव। और अगर मैं आपसे पूछूं कि म्यू क्या है, तो म्यू डोरी का जो द्रव्यमान है एवं लंबाई है इसका अनुपात है। तो क्या हो जाएगा?
डोरी का द्रव्यमान बटा लंबाई, और लंबाई किसकी? डोरी की लंबाई, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपन ने देखा, एक बार मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आप सभी को क्लियर दिखाई देगा। देखिए, अपन ने यहाँ पे देखा कि जो एक तार है और इस तार से तरंग उत्पन्न हो रही है, अप्रगामी तरंग। अप्रगामी तरंग जो उत्पन्न हो रही है, इसकी आवृत्ति है वो म्यू एन बराबर एन वी अपॉन 2L है। यहाँ पर एन प्रस्पंदों की संख्या है, वी वेग है, एल लंबाई है। अगर मैं वी वेग की बात करूँ तो वेग बराबर होता है √T अपॉन म्यू। अब यहाँ पे टी क्या है? तो डोरी की डोरी में उत्पन्न तनाव, और म्यू क्या है? तो डोरी का द्रव्यमान बटा में डोरी की लंबाई। तो ये बातें यहाँ पर होती है कंप्लीट। ये जनरल जानकारी। अब इसमें आपको डाउट आ रहा है कि प्रस्पंदों की संख्या क्या है। देखो, ये हमारे पास अप्रगामी तरंग क्या है? अप्रगामी तरंग। और इस अप्रगामी तरंग के अंतर्गत यहाँ पे ये क्या है? प्रस्पंद। तो ये n क्या है? ये n इन प्रस्पंदों की संख्या ही है। तो ये क्या है? प्रस्पंद। और यहाँ पर जो ये दिए होते हैं, एक बार इनको देखना अच्छे से। ग्रीन तो है ही, खैर ये पहले से रेड ले लेते हैं। तो सर ये क्या है? ये देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो ये यहाँ पर निष्पंद है। क्या है? निष्पंद। ठीक है। तो n यहाँ पर क्या है? प्रस्पंदों की संख्या। प्रस्पंदों की संख्या किस आधार पर निकाली जाती है? तो देखो, यहाँ पर जो अप्रगामी तरंग है, यह अप्रगामी तरंग, जिस अप्रगामी तरंग की बात कर रहा हूँ, इसकी आवृत्ति मोडों पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? यहाँ पे लिखना कि अप्रगामी तरंग की आवृत्ति मोडों पर निर्भर करती है। मोड पर, किस पर? मोड पर, या फिर हम इसे विधा भी कहते हैं, पर निर्भर करती है। ये मोड क्या होते हैं? विधा क्या होती है? ये रही हमारे पास अप्रगामी तरंग। देखिए, आराम से समझेंगे, अपने को कोई जल्दी नहीं है, टॉपिक समझ में आना चाहिए। ठीक है। और ये अप्रगामी तरंग है। इस अप्रगामी तरंग में ये जो एक आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एक मोड। ये 2 हो जाएंगे। अगर इसको 2 कर लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? ये 2। और फिर इसको अगर कंप्लीट ले लो तो कितने मोड है इसमें? 1 2 3 4 और 5। तो कितने मोड है? 5 मोड। ठीक है। ये इस पे निर्भर करता है। और जो यहाँ पर आपने सूत्र पढ़ा था कि म्यू एन, ये एन क्या था? तो ये एन मोडों की संख्या था। क्या था? मोडों की संख्या। क्या है ये? मोड, नंबर ऑफ मोड। ठीक है। यहाँ पे सूत्र क्या पढ़ा था अपने? NV अपॉन 2L। यहाँ पे जो n दे रखा है, ये n क्या है? प्रस्पंद। और मैंने आपको कल बताया था, प्रस्पंद कहाँ होता है? बीच में। तो एक मोड में कितने प्रस्पंद होते हैं? एक प्रस्पंद होता है। तो जितने मोड होंगे उतने क्या होंगे? प्रस्पंद होंगे। तो अगर आपसे प्रस्पंदों की संख्या की बात की जाए कि प्रस्पंद कितने हैं,
प्रस्पंद कितने हैं, तो प्रस्पंद बराबर है मोड की संख्या। जितनी मोड की संख्या है उतने ही प्रस्पंद होंगे। क्लियर? तो ये बात होती है यहाँ तक अपनी क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर अपन बात करेंगे जो निष्पंद होते हैं। निष्पंद कितने होंगे? निष्पंद n+1 होगा। कैसे? तो वो भी समझिए आप। ये हैं अप्रगामी तरंग। और इस अप्रगामी तरंग में यहाँ पे होंगे निष्पंद, तो मोड कितने हैं इसमें? 1, 2, 3, 4 और 5 मोड है। तो निष्पंद कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 5 मोड में कितने निष्पंद है? 6। यानी n क्या है? मोडों की संख्या या प्रस्पंदों की संख्या प्लस 1। तो यानी 1 हमेशा ज़्यादा रहेगा मोड या प्रस्पंदों की संख्या से निष्पंद। क्लियर? जैसे अगर मैं इसको ले लेता हूँ, क्लियर? अगर मैं इसको ले लूँ, यहाँ पे कितने मोड है भाई? 2 मोड है, ठीक है। और कितने प्रस्पंद हैं? 1 और 2 प्रस्पंद है। और निष्पंद तो 1, 2 और 3 निष्पंद है। अगर इसको फॉर्मूले से करें तो प्रस्पंद कितने हैं? 2। और निष्पंद निकालना हो तो n+1। तो n+1 यानी n कितने हैं? 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो इस तरह निष्पंदों की संख्या निकाली जाती है और प्रस्पंद यहाँ पर होते हैं। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको आनी चाहिए और ये बहुत ज़्यादा काम आती है। अब उसके बाद अपन बात करेंगे डोरी की लंबाई L की। जो L होता है वो बराबर होता है n λ/2। n λ/2 वो बात कर रहा हूँ मैं। अब ये जितनी भी बातें मैंने अभी तक की आपसे, वो सभी बातें मैंने यहाँ पर किसके लिए की, ध्यान रखना। मैं पहले बता रहा हूँ, जितनी भी बातें मैंने की वो केवल एक खिंची हुई डोरी के लिए की है, वो किसी और जगह अप्लाई मत कर देना। क्लियर? तो मैंने अभी तक आपको बताया। L में पहले बात कर लेते हैं। तो L में क्या है? तो L में n तो क्या है? प्रस्पंद। और लैम्बडा क्या है? तो जो डोरी में तरंग उत्पन्न होगी उसकी तरंग दैर्घ्य। और 2 क्या है? तो 2 तो एक कांस्टेंट है जो दिया गया है। ठीक है? अब यहाँ पर अपन बात करेंगे एक एक पॉइंट पर वापस कि अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। अभी तक अपन ने बात करी खिंची हुई डोरी की आवृत्ति μn बराबर nV/2L। और यहाँ पर V को अपन लिखे तो क्या लिखेंगे? n/2L। और V क्या होता है? √T/μ। क्लियर? अपन ने पढ़ा कि जो V होता है वो बराबर होता है √T/μ के। उसके बाद यहाँ पर अपन ने पढ़ा कि जो n होता है वो प्रस्पंदों की संख्या है। ये आवृत्ति स्मॉल n जो दिया है वो है मोड। उसके बाद अपन ने यहाँ पर देखा T तनाव है, म्यू क्या है? तो म्यू द्रव्यमान है किसका? रस्सी का। और बटा में रस्सी की लंबाई L। क्लियर? फिर अपन ने देखा निष्पंद।
एक मिनट, गलत हो गया, निष्पन्द। अपन ने देखा निष्पन्द, तो निष्पन्द क्या है यहाँ पर? निष्पन्द यहाँ पर n+1 है, एक ज़्यादा होगा हमेशा प्रस्पंद से। उसके बाद अपन ने ए लंबाई के फॉर्मूला देखा, n λ/2। तो ये कुछ बातें थी जो अपन ने अभी तक की है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक काम कीजिए, शुरू से ले लीजिए सारे स्क्रीनशॉट, यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन बात करेंगे एक एक मोड के लिए लंबाई की, कि अगर एक मोड की बात करें, फर्स्ट मोड विदा, फर्स्ट मोड के लिए लंबाई, यानी इस तरह का होगा फर्स्ट मोड, ये एक प्रस्पंद और दो निष्पन्द। क्लियर? तो इसके लिए लंबाई की बात करते हो तो लंबाई बराबर क्या होता है? n λ/2। और n कितना है यहाँ पर? n क्या है? प्रस्पंदों की संख्या, और प्रस्पंद कितना है? एक मोड में एक होता है, तो 1 × λ/2। तो यहाँ पर l का मान क्या हो जाएगा? λ/2। अगर यहाँ पर एक मिनट, अगर यहाँ पर बात करें सेकंड मोड की, तो इसमें कितने मोड होंगे भाई? दो मोड होंगे। ठीक है, इसके लिए L की बात करें तो इसमें 2 मोड है, तो प्रस्पंद कितने होंगे? 2। तो L बराबर क्या होता है? n λ/2। तो L बराबर 2 × λ/2, 2 से 2 गया, तो L बराबर λ। क्लियर? उसके बाद अपन बात करें 3 के लिए, कि अगर मान लो 3 हो तो थर्ड मोड के लिए प्रस्पंद कितने होंगे? 3। तो L बराबर n λ/2, L बराबर 3 λ/2। तो यहाँ पर L का मान 3 λ/2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ बातें थी जो अपन ने अभी तक यहाँ पर की, और L का मान निकालना मैंने आपको सिखाया। अब इन्हीं मोडों के लिए मैं आपको एक एक चीज़ें निकालना सिखाऊंगा। अभी तो मैंने केवल आपको L का मान निकालना सिखाया है एज ए फॉर्मूला, और साथ ही साथ आप यहाँ पर ये भी सीख गए हैं कि n कितने होंगे। तो इसमें n 1, इसमें n 2 और इसमें n 3, ये भी सीख गए। अगर आपसे यहाँ पर क्या निकालने को कहते हैं? निष्पंदों की संख्या निकालने को कहते हैं। क्या? निष्पंदों की संख्या। कि आपसे कहा जाए कि निष्पन्द निकालिए, कैसे निकालोगे? तो निष्पन्द का सूत्र पता है आपको? n+1। n कितना है? 1 + 1, तो कितने हो जाएंगे? 2 निष्पन्द। अगर यहाँ पे निष्पन्द निकाले, वही n+1 और n+1, यानी n कितने? 2 + 1, निष्पन्द कितने हो जाएंगे? 3। और यहाँ पर निष्पन्द निकाले तो वही n+1, और n कितना है यहाँ पर? 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 निष्पन्द।
तो इस तरह निष्पंदों की संख्या भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, एल भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी हो, किसकी, टी की वैल्यू दे रखी है, म्यू आपको दे रखा हो या वेग आपको दे रखा हो, तो आप आवृत्ति भी यहाँ पर निकाल सकते हो। तो ये तो हुई अपनी कुछ बातें, छोटी बेसिक सी नॉलेज। और इससे रिलेटेड 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। क्या? पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट ये है कि जो फर्स्ट मोड होता है, जो फर्स्ट मोड होता है, इसके लिए बात करेंगे। जो फर्स्ट मोड होता है इसे मूल स्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वरक। क्लियर? और फर्स्ट मोड के अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि फर्स्ट मोड के अतिरिक्त हर मोड को हर मोड, जितने भी मोड होंगे, फर्स्ट के अलावा जो भी मोड होंगे, उन सभी को अधिस्वरक कहते हैं। एन अधिस्वरक कहते हैं। सॉरी, एन नहीं कहेंगे यहाँ पे, n-1 कहेंगे। n-1 अधिस्वरक कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट तो मूल स्वरक हो गया, तो ये अधिस्वरक नहीं है। मतलब अधिस्वरक कौन सा होगा? फर्स्ट के अलावा जितने भी, यानी सेकंड मोड, थर्ड मोड, फोर्थ मोड, तो ये सब क्या होंगे? अधिस्वरक होंगे। लेकिन मैंने एक बात बोली यहाँ पर, n-1 अधिस्वरक, यानी इसका मतलब इसमें n कितने, अगर मैं आपसे पूछूं, यानी प्रस्पंद कितने हैं या मोड कितने हैं, तो एक मोड है, या प्रस्पंद की बात ना करें अपन, तो मोड की करते हैं, प्रस्पंद कैसे भी ले लो, तो एक मोड या एक प्रस्पंद है। तो यहाँ पर 1-1 अपन अगर करते हैं, सॉरी 2 है, सेकंड की बात कर रहे हैं ना, तो 2-1 करें तो क्या आएगा? एक अधिस्वरक। एक अधिस्वरक नहीं बोलेंगे इसे, एक का मतलब क्या होता है? संस्कृत में बोलते हैं तो प्रथम, तो इसे क्या बोलेंगे? प्रथम अधिस्वरक। क्या बोलेंगे? प्रथम अधिस्वरक। क्लियर? अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी ये 2 और करवा रहा हूँ ना। थर्ड की बात करें तो इसे क्या बोलेंगे? n-1 अधिस्वरक। अगर इसे ऐसे देखा जाए तो क्या बोलेंगे? तो n कितना है? 3 -1, तो क्या हो जाएगा ये? 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2, और 2 को क्या बोलते हैं? द्वितीय, तो द्वितीय अधिस्वरक या दूसरा अधिस्वरक भी बोल सकते हो आप इसे, और पहला अधिस्वरक भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी बात करें तो इसे भी n-1 अधिस्वरक बोलेंगे। और n कितना है यहाँ पे? 4 -1 अधिस्वरक यानी 3, या इसे हम तीसरा अधिस्वरक या तृतीय अधिस्वरक, तीसरा भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह ध्यान रखना है कि प्रथम अधिस्वरक को तो मूल स्वरक बोलते, प्रथम मोड को तो मूल स्वरक बोलते हैं, लेकिन प्रथम के अलावा जितने भी मोड है उसे अधिस्वरक बोलते हैं। कौन सा अधिस्वरक? n-1 अधिस्वरक। और वो मोडों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मोड लिया जा रहा है। अब एक और पॉइंट नोट डाल के आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्या? प्रत्येक मोड को सन्नादि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्येक मोड को सन्नादि कहते हैं। अब देखो, अभी तक हमने देखा प्रथम मोड को तो हम मूल अधिस्वरक कहते हैं,
और जितने भी है प्रथम के अलावा उसे n-1 अधिस्वरक कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात करेंगे जितने भी, सबको समान रूप से क्या कहेंगे, तो सबको समान रूप से सन्नादी कहते हैं। लेकिन कैसे कहते हैं, तो ध्यान रखना nth सन्नादी कहते हैं। मतलब ये अगर किसी में एक मोड है तो उसे पहला सन्नादी कहेंगे। अगर किसी में 3 मोड है तो उसे तीसरा सन्नादी कहेंगे। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, nth सन्नादी का मतलब क्या होता है। तो एक बार आपको वापस पीछे में ले चलता हूँ थोड़ा सा, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अपन ने ये फॉर्मूले यहाँ पर पढ़ लिए हैं, ये सारे फॉर्मूले अपन ने पढ़ लिए हैं और इन सभी का उपयोग करके ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन अपन MCQs जब आगे करेंगे तब अच्छे से समझेंगे इन चीज़ों को, मतलब क्वेश्चन करने से ही चीज़ें हमें क्लियर होती है। तो पहला उदाहरण था खिंची हुई रस्सी के लिए। अब जो दूसरा उदाहरण यहाँ पर अपन लेंगे, वो दूसरा उदाहरण लेंगे ऑर्गन पाइप में अप्रगामी तरंग। क्या, दूसरा उदाहरण डालो, ऑर्गन पाइप में अप्रगामी तरंग। तो ऑर्गन पाइप में अप्रगामी तरंग, लेकिन ध्यान रखना ऑर्गन पाइप की पहली वो कंडीशन जिसमें ऑर्गन पाइप दोनों सिर खुले हो, यानी दोनों सिर कैसे हो, खुले, ऐसा नहीं कि एक बंद और एक खुला। तो ये क्या है, ऑर्गन पाइप, और इस ऑर्गन पाइप का यहाँ पर एक मिनट, ये दोनों सिरे खुले हैं। अब इस ऑर्गन पाइप पर जैसे ही हम इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं तो इसमें जो वायु है उस वायु में कंपन उत्पन्न होता है। जैसे इसको यहाँ पर क्या किया हमने, बजाया, तो यहाँ पे जो वायु थी, वायु में क्या हुआ, कंपन, और उस कंपन के कारण क्या उत्पन्न होगी, तरंग। और वो तरंग कौन सी होगी, तो अप्रगामी। कौन सी होगी, अप्रगामी तरंग यहाँ पर होगी। क्लियर। अब इसके बारे में भी वही सब बातें करेंगे जो कि अपन ने उसके लिए की थी, किसके लिए, सीधी खिंची हुई डोरी के लिए की थी। वही यहाँ पर जो म्यू आवृत्ति का मान होगा n, वो बराबर होगा NV/2L। यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है n क्या है, v क्या है, l क्या है। उसके बाद यहाँ पर भी वो nth मोड होंगे, यानी विदा होगी। क्लियर। और यहाँ पर जो एक छोटी सी बात है जो थोड़ी सी चेंजिंग में है, क्या, कि जो यहाँ जनरली तो आप क्या देखते हो, जनरली आप यहाँ पे देखते हो कि जो सामान्यतः प्रस्पंद होता है वो बीच में होता है, निष्पंद साइडों में होता है। जैसा कि ये हमारे पास एक मोड है, तो निष्पंद साइडों में होगा और प्रस्पंद मध्य में होगा। लेकिन इस ऑर्गन पाइप में निष्पंद तो मध्य में होगा और प्रस्पंद कहाँ होगा, साइड में होगा। तो निष्पंद तो कहाँ होगा, मध्य में, और प्रस्पंद कहाँ होगा, साइड में। क्लियर। तो ये थोड़ी सी बातें यहाँ पर चेंज है।
अगर ये इतनी सी बात चेंज है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हुआ होगा। बिल्कुल यहाँ पर फॉर्मूले में एक छोटी सी चीज चेंज हुई है। क्या आपने पढ़ा, देखो ये आगे एक बार इसको बता देता हूँ, n2l और यहाँ पर अंडर रूट में t/μ, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, आपने यहाँ पर पढ़ा प्रस्पंद। प्रस्पंद आपने क्या पढ़ा था, जितने मोड उतने प्रस्पंद। लेकिन यहाँ पर चूंकि मध्य में निष्पंद है, साइड में प्रस्पंद है, तो प्रस्पंदों की संख्या एक ज़्यादा होगी, यानी nth मोड है तो प्रस्पंद एक ज़्यादा होगा, n+1 होगा। और निष्पंद की बात करूँ तो निष्पंद कहाँ पे है, मध्य में। निष्पंद अगर मध्य में है तो इसका मतलब एक कम, यानी जितने मोड उतने निष्पंद, तो निष्पंद कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर देखना nth क्या है। अगर मैं आपसे बोलूँ तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ कि प्रस्पंद n+1 हो गया और निष्पंद n हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर आपने सन्नादि पढ़ा, सन्नादि मोड को कहेंगे, जिस नंबर का मोड होगा उसे उस हिसाब से सन्नादि कहेंगे। तो nth यानी nवें नंबर का मोड है तो n सन्नादि, n चौथे नंबर का मोड है तो मतलब 4 मोड है तो 4 सन्नादि या चौथा सन्नादि, 3 मोड है तो तीसरा सन्नादि, 5 मोड है तो 5वां सन्नादि। क्लियर। अब यहाँ पर अधिस्वरक की बात करें, किसकी, अधिस्वरक। तो अधिस्वरक वही रहने वाला है n-1, n-1 ही रहेगा अधिस्वरक, ध्यान रखना, जो कि पहले वाला था, जो कि मैं अभी आपको जस्ट समझा चुका हूँ। L की बात करें तो L बराबर यहाँ पर वही n λ/2 ही रहेगा। ये हो गई हमारे ऑर्गन पाइप, जो कि दोनों तरफ से क्या है, खुला हुआ है। उसके लिए सभी सूत्रों की जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी। क्लियर। अब यहाँ पर दूसरा जो इसका उदाहरण आता है वो सर कौन सा आएगा, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, देखिए अब दूसरा जो उदाहरण यहाँ पर आएगा वो किसका आएगा, तो वो एक ऐसा ऑर्गन पाइप आएगा जिसका एक सिरा है बंद हो, एक सिरा बंद तथा दूसरा सिरा खुला हो। एक तो कैसा हो, बंद, और दूसरा कैसा हो, खुला। इस तरह का कोई ऑर्गन पाइप होगा, इसमें ये तो है बंद और ये है खुला। इस ऑर्गन पाइप की बात करते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है, कुछ अलग नहीं होगा। अपन वाद्य यंत्र टकराएंगे, वायु में कंपन होगा, कंपन से तरंग उत्पन्न होगी और वो तरंग कौन सी होगी, अप्रगामी। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक सिरा बंद होने की वजह से अप्रगामी तरंग में कुछ आपको अंतर देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, और उसी के आधार पर अपन यहाँ पे सूत्रों की चर्चा करेंगे और आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं आगे। पर बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई, बहुत सी क्या, लगभग सभी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई। एक ऐसी चीज़ है जो केवल समान रहती है, बाकी सभी चीज़ें लगभग यहाँ पर चेंज हो जाती है। कैसे, अब देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे तरंग यहाँ से उत्पन्न होगी। जो प्रस्पंद होगा वो प्रस्पंद बीच में होगा, निष्पंद यहाँ पे होगा। चूँकि इसका एंड नहीं है तो एक एक्स्ट्रा निष्पंद यहाँ पर नहीं बनेगा। जैसे देखिए इस तरीके से, तो ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ठीक है,
ऐसे। तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 मोड है। 6 मोड का मतलब क्या हो गया, 6 मोड का मतलब हो गया हमारे पास 6 प्रस्पंद है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना क्या कि निष्पंद भी 6 ही होंगे, निष्पंद भी क्या होंगे, 6 ही होंगे। यहाँ पर सब कुछ कैसे चेंज हो गया सर, समझाओ। देखो एक बार जो इसको थोड़ा मिटा देते हैं और अच्छे से फिर डिटेल में समझते हैं, ठीक है। एक बार जो है थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए आप लोग, बस, ठीक है। देखो एक पाइप है और इस पाइप, ये पाइप है एक तरफ से खुला और एक तरफ से बंद। तरंग इस कोने से उत्पन्न होगी, L लंबाई का ये पाइप है और इस L लंबाई के पाइप के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस L लंबाई के पाइप के लिए जो यहाँ पर म्यू का मान होगा, म्यू n, वो कितना होगा, तो वो यहाँ पर होगा 2n-1 v/4l। वहाँ पे चेंज हो गया था, वहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है, क्लियर। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे vn जो था वो n लैम्बडा बाई nv/2l था। लेकिन यहाँ पर 2n-1 इंटू v/4l है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो आवृत्ति का सूत्र यहाँ पे पहले तो आपको ये देख लेना है, आवृत्ति के सूत्र में जो यहाँ पर n होता है ये क्या होता है, प्रस्पंद। तो ये क्या है यहाँ पर n, प्रस्पंद। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्रस्पंद नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ये बताया गया है इस तरीके से निकाल सकते हैं हम n का मान। जो n होता है यहाँ पर, इसको हम यहाँ पे इसके माध्यम से 2n-1 के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो जो एक ऑर्गन, मतलब जो पाइप है, ऑर्गन का पाइप, उस ऑर्गन का पाइप अगर एक तरफ से बंद है और एक तरफ से खुला है, तो उसके लिए जो यहाँ पर तरंग उत्पन्न होगी, उस तरंग की जो आवृत्ति म्यू होगी, उसका सूत्र ये है। और यहाँ पे प्रस्पंद n होंगे, निष्पंद भी n होगा, यानी प्रस्पंद भी n होगा और निष्पंद भी n होगा। इसका मतलब प्रस्पंद और निष्पंद की संख्या बराबर रहेगी। L अपन ने क्या पढ़ा था पहले, L पढ़ा था n λ/2, लेकिन यहाँ पर n की जगह क्या लिखा गया है, 2n-1 λ/4, ये L का हो गया। तो ये सभी बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी, ध्यान रखना। तो L का सूत्र ये हो गया यहाँ पर। अब दो छोटे छोटे पॉइंट और उन पे और चर्चा कर लेते हैं। क्या, देखो 2n-1 सन्नादि। तो सन्नादि कितने हो गए, 2n-1 करने के बाद जो संख्या आएगी वो वाला सन्नादि यहाँ पर होगा। n-1 जितने मोड है उतने मोड के बाद कर लेंगे, जब अपन मोड्स जितने मोड उसमें से एक माइनस कर देंगे उतना अधिस्वरक आएगा। और अगर n बराबर क्या हो, 1 हो, तो ऐसी परिस्थिति में इसे मूल स्वरक कहेंगे। ये सभी चीज़ें मैं जब उदाहरण देके समझाऊंगा ना, तब समझ में आएंगे
तो अगर किसी को समझ ना आ रहा है तो टेंशन में मत आ जाना कि क्या सर समझ में ही नहीं आ रहा, तो टेंशन में मत आओ, खाली देखो जितना मैं बता रहा हूँ। ये कंप्लीट होता है सूत्रों वाला काम। इसमें थोड़ी सी एक पॉइंट पर चर्चा करनी थी, मूल स्वर्ग पे। अगर अपन इसमें मूल स्वर्ग निकालना चाहे तो मूल स्वर्ग कैसे निकलेगा, या मूल स्वर्ग क्या होगा? तो मूल स्वर्ग में n का मान 1 होगा, तो मूल स्वर्ग क्या हो जाएगा? मूल स्वर्ग n का मान 1 रखेंगे, इसमें रख दो n का मान, म्यू n बराबर v/12। तो मूल स्वर्ग का मान ध्यान रखना। और अपन बस अब इसके उदाहरण की चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर एक मोड हो तब की चर्चा अगर अपन करें तो क्या होगा, देखते हैं। अगर एक मोड है तो यहाँ पे एक मोड होने पर क्या होता है? मूल स्वर्ग होता है, बिल्कुल मूल स्वर्ग होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड पॉइंट यहाँ पर, इसे क्या कहेंगे? प्राथमिक या प्रथम सन्नादि कहेंगे। और अधिस्वरक तो कहेंगे नहीं क्योंकि ये मूल स्वर्ग है। अब बात करते हैं इसके, हम यहाँ पर बात करेंगे इससे वो जो इसका आवृत्ति होती है उसके बारे में। तो आपने पढ़ा है म्यू n बराबर क्या होता है? 2n - 1 v/4l। n कितना है? 1, तो 1 गुणा 2, 2 - 1 यानी 2 - 1 v/4l। तो कितना आएगा? 2 - 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे म्यू n कितना हो जाएगा? v/4l। ये आपके पास आवृत्ति आ चुकी है। क्लियर है? उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट सेकंड मोड के लिए बात करते हैं। अब सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, अगर किसी को नहीं भी हुई होगी तो और अच्छे से हो जाएगी। ये क्या होगा? अधिस्वरक होगा। कौन सा अधिस्वरक होगा? n - 1। n कितना है? 2, 2 - 1 1 यानी प्रथम अधिस्वरक। ये सन्नादि होगा। कौन सा सन्नादि होगा? तो सन्नादि का अपन ने पढ़ा है 2n - 1 सन्नादि। और 2n n कितना है यहाँ पे? 2, 2 × 2 - 1 सन्नादि। इसको करेंगे तो तीसरा सन्नादि यहाँ पर आएगा। कौन सा आएगा? तीसरा। ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी आपको, यहाँ पे पास में ही जो है रेलवे स्टेशन है इसलिए आ रही है, ठीक है। तो तीसरा सन्नादि यहाँ पर ये होने वाला है। तो सन्नादि का डाउट क्लियर है? सन्नादि कैसे निकालेंगे? इसमें सन्नादि का सूत्र लिखाया है मैंने कि अगर मान लो एक तरफ से पाइप बंद हो तो सन्नादि कैसे निकालेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं अपन यहाँ पर कि जो आवृत्ति है उसके बारे में, यानी जो आवृत्ति n वही 2n - 1 v/4l। n कितना है? 2, 2 × 2 - 1 v/4l। और वही यहाँ पर = कितना हो जाएगा? 3 v/4l। क्लियर?
तो ये हमारे पास आवृत्ति आ चुकी है। तो किस तरह आवृत्ति निकालेंगे और किस तरह हम सन्नादी निकालेंगे, तो आप लोगों की ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिए। अब हम बात करेंगे तीसरे मोड के लिए। अगर मोड कौन सा हो, तीसरा हो, तो अब क्या होने वाला है। सभी कंडीशंस की अपन यहाँ पर एक एक करके बात कर रहे हैं। तो तीसरे मोड की यहाँ पर चर्चा करते हैं, यानी थर्ड मोड। देखो थर्ड मोड मतलब सन्नादी कौन सा हो जाएगा, तीसरा सन्नादी। नहीं, गलत। सन्नादी निकालने का मैंने तरीका बताया है, 2n-1 सन्नादी। बीच बीच में आपका चेक करना पड़ता है ना, आपको याद है कि नहीं। अब n कितना है, 3, तो 2 × 3 - 1 सन्नादी, यानी 6, यानी 5, पाँचवा सन्नादी। क्या हो जाएगा, पाँचवा सन्नादी। क्लियर, सन्नादी वाला पॉइंट क्लियर। अब अगर बात करें अधिस्वरक, कौन सा अधिस्वरक होगा, तो n-1, n-1 के आधार पे तो होगा अधिस्वरक। n कितना है, 5 - 1, यानी चौथा अधिस्वरक यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर। और एक लास्ट आवृत्ति के बारे में, 2n-1 V/4L, तो वही n कितना है यहाँ पे, तीसरा है तो 3, तो म्यू कितना हो जाएगा, 5V/4L। क्लियर। तो इस तरह आवृत्ति हमने निकाल ली। और अब आप सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट आप ज़रा ले लो, इसका भी ले लो, अगर नहीं लिया हो तो इसका भी ले लो। अब यहाँ पर अपन ये जो हमारा टॉपिक था ये क्लियर होता है। और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक, फाइनल टॉपिक, ड्रॉपलर प्रभाव के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ये ड्रॉपलर प्रभाव क्या कहता है। ड्रॉपलर प्रभाव कहता है कि देखो, ड्रॉपलर प्रभाव से रिलेटेड को किस तरह, देखो टॉपिक डालो ड्रॉपलर प्रभाव। देखो, ये ड्रॉपलर प्रभाव कहता है कि ये एक स्रोत है और ये एक श्रोता है। अगर स्रोत और श्रोता के मध्य सापेक्ष गति नहीं होती, सापेक्ष गति नहीं होती, तो जो वास्तविक आवृत्ति है वो बराबर होती है आभासी आवृत्ति के। कैसे? पहले तो समझो कि ये वास्तविक आवृत्ति क्या होती है और आभासी आवृत्ति क्या होती है। देखो, ये स्रोत है। स्रोत किसका स्रोत है? ध्वनि उत्पन्न करने का स्रोत। यानी क्या उत्पन्न कर रहा है? ये ध्वनि तरंग उत्पन्न कर रहा है। तो इस स्रोत जो क्या कर रहा है? ध्वनि तरंग उत्पन्न कर रहा है। ये ध्वनि तरंग उत्पन्न कर रहा है। तो इस स्रोत द्वारा जिस आवृत्ति की ध्वनि तरंग यहाँ पर उत्पन्न की गई है, उस आवृत्ति को हम यहाँ पर वास्तविक आवृत्ति कहते हैं।
यानी स्रोत द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि क्या कहलाती है? वास्तविक आवृत्ति। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखो, जो स्रोत ध्वनि उत्पन्न कर रहा है उसको सुन कौन रहा है? श्रोता। और श्रोता जिस ध्वनि को सुनता है वो आभासी आवृत्ति होती है। क्या होती है? आभासी। यानी जो स्रोत द्वारा ध्वनि की जिस आवृत्ति को सुना गया है उस आवृत्ति को आभासी आवृत्ति, यानी स्रोत द्वारा जो तरंग उत्पन्न की गई है वो तरंग श्रोता के कान में प्रवेश करती है, तो वो किस आवृत्ति के साथ प्रवेश करती है? ध्वनि तरंग। ये जो ध्वनि तरंग है, यह ध्वनि तरंग कहाँ प्रवेश कर रही है? कान में। और किसके कान में? श्रोता के कान में। श्रोता के कान में यह ध्वनि तरंग जिस आवृत्ति से प्रवेश कर रही है उस आवृत्ति को यहाँ पर क्या कहते हैं? आभासी आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति, श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति वास्तविक आभासी आवृत्ति होगी। तो देखो यहाँ पर जो आभासी आवृत्ति है वो वास्तविक आवृत्ति के बराबर कब होगी? जब स्रोत और श्रोता के मध्य गति ना हो रही है। तो पहले तो आपको समझना है कि वास्तविक आवृत्ति क्या होती है और आभासी आवृत्ति क्या होती है। अब ड्रॉपलर प्रभाव को समझते हैं अच्छे से। ये स्रोत है और ये श्रोता। स्रोत ने क्या उत्पन्न करी? तरंग, या ऐसा कह सकते हो ध्वनि। और श्रोता ने ध्वनि को सुना। अगर ये दोनों एक जगह स्थिर खड़े हैं तो जितनी आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करेगा उतनी आवृत्ति की ध्वनि इसके कान में जाएगी। क्लियर? तो ये तो हो गई अगर गति नहीं हो रही है, कौन सी गति? सापेक्ष गति। तो यहाँ पर वास्तविक आवृत्ति आभासी आवृत्ति के बराबर होगी। अगर सापेक्ष गति होती है, अब सापेक्ष गति क्या होती है? सापेक्ष गति ऐसी गति जिसके अंतर्गत ये एक दूसरे के या तो पास आ रहे हो या एक दूसरे से दूर जा रहे हो। सापेक्ष गति क्या है? वह गति जिसमें स्रोत व श्रोता एक दूसरे के पास आते हैं या दूर जाते हैं। कैसे हो सकता है ये स्रोत, ये श्रोता,
स्रोत जा रहा हो श्रोता के पास, और श्रोता भी इधर जा रहा है, स्रोत भी इधर जा रहा है, इसका वेग है v1 और इसका है v2, यानी दोनों का वेग बराबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं या तो ये पास आ रहे होंगे या कहीं ना कहीं दूर जा रहे होंगे। दूर कैसे? अगर इसका वेग ज़्यादा है, चलो मान लेते हैं कि इसका वेग ज़्यादा है और इसका कम है, तो ये ज़्यादा आगे निकलता जाएगा, पीछे छूटता जाएगा, तो दूरी हो जाएगी, यानी r बढ़ेगा। फिर दोनों इसी की दिशा में गति कर रहे हैं। इस बार इसका वेग v1 वेग ज़्यादा है और v2 कम है, तो दूरी घटेगी। क्यों? ये आगे इसके पास आता चला जाएगा। तीसरी कंडीशन, अगर ये भी v है और ये भी v है, दूरी कैसी है? नियत। अब दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब सापेक्ष गति नहीं हो रही, तो यहाँ पे वास्तविक आवृत्ति आभासी आवृत्ति के बराबर हो जाएगी, लेकिन दो कंडीशन में नहीं होगी और इसमें हो जाएगी। क्लियर? एक और देखो, अगर एक दूसरे से कहाँ जा रहे हो, v1 वेग, चाहे बराबर वेग से जा रहे हो चाहे अलग अलग वेग से जा रहे हो, तब भी यहाँ पर दूरी r बढ़ेगा। अगर मान लो एक स्थिर है, ये तो v बराबर 0 है, लेकिन इसका v1 है, या तो ये इधर जा रहा है पास आ रहा है तो r घट रहा है, या ये दूर जा रहा है तो r बढ़ रहा है। दोनों ही कंडीशन में सापेक्ष गति हो रही है। और या फिर इसका वेग 0 है, इसका वेग 0 और इसका ये v1 वेग से गति है, या तो इसके पास जा रहा है तो दूरी घटेगी और इससे दूर जा रहा है तो दूरी बढ़ेगी। क्लियर सी बात है बस। तो ये इस तरह सापेक्ष गति होती है और इस तरह ये होती है। अब यहाँ पर आवृत्ति निकालने का एक सूत्र है, सूत्र समझ लो। सूत्र क्या है? तो सूत्र है म्यू एन बराबर म्यू डैश बराबर v प्लस माइनस v2 VL है, ये v2 नहीं है, VL अपॉन v प्लस माइनस vs इंटू म्यू। एक एक चीज़ को समझो। पहले तो देखेंगे कि म्यू डैश क्या है, फिर देखेंगे कि v क्या है, फिर देखेंगे VL क्या है, VS क्या है, और फाइनल देखेंगे कि म्यू क्या है। देखो, म्यू डैश आभासी आवृत्ति है, इस समीकरण ध्यान रखना डॉपलर प्रभाव के लिए, और इसी समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। म्यू क्या है? तो वास्तविक आवृत्ति। v क्या है? तो वायु का वेग। और अगर आपसे पूछा जाए कि vl क्या है, तो VL श्रोता का वेग, और VS क्या है? स्रोत का वेग। ये फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह का थोड़ा ध्यान रखना है। अब प्लस माइनस चिन्ह कैसे निकालेंगे ये भी समझना जरूरी है। तो इससे संबंधित जो भी बातें और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे तो लगभग 10 से 15 मिनट का एक लेक्चर और मिलेगा आपको इस चैप्टर का। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इस फॉर्मूले को आगे समझेंगे डिटेल से, वो समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।